है गाइस, तो वर्केशन सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है और आपका स्वागत है वियतनाम में। तो ऑलमोस्ट लगभग 2 साल हो गए हैं कि मैं वर्केशन कर रहा हूँ अलग अलग जगह से। इससे पहले मैंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में लगभग इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल और फिलहाल मैं वियतनाम में हूँ। हर जगह वर्केशन किया है, इंडिया में बहुत जगह किया है। और ये 2 साल जो है मैं पूरा ऑन एंड ऑफ रहा हूँ, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में और रिमोट लोकेशन से मैंने काम किया है। इंडिया में फिर मैं बेंगलोर में रहता हूँ, आपको पता ही होगा। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा ब्लॉग शेयर किया है आपसे कि कैसे आप डिफरेंट कंट्रीज़ में रह के जो है अपना, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो कैसे आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है रह के आप काम कर सकते हो। तो इस सीरीज़ में जो है मैं पूरा शेयर करता हूँ, रहने का कितना खर्च होता है, होटल कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा है, नेटवर्क स्ट्रेंथ कैसा होता है, पावर बैकअप कैसा होता है, खाने पीने का क्या सीन होता है, ये सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस ब्लॉग में भी यही मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल मैं हूँ दालात में, वियतनाम का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि फ्रेंच स्टाइल में है। तो आपको एक मिनी यूरोप जैसा सीन आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये जो है हो ची मिन सिटी से ओवरनाइट जर्नी है, ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 घंटे की बस लगती है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो बस 1 घंटे की फ़्लाइट है। इसके बाद मैं जाऊँगा दानांग और मैं वहाँ से भी वर्केशन करूँगा, तो वहाँ का डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करूँगा। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दालात के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। दालात जो है एक फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है, एक छोटा सा टाउन है, हिल स्टेशन। और यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा होता है, जैसे हमारे हिमाचल में या फिर साउथ में कहो ऊटी में समर के टाइम में जैसा होता है वेदर, उसी तरह का होता है। ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही प्लीजेंट इन्वायरमेंट होता है। यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स, गोल्डन बुद्धा, क्रेजी हाउस, दालात लेक और दालात का नाइट मार्केट बहुत ही खूबसूरत है। तो 3 या 4 दिन यहाँ रुककर आप काफ़ी अच्छे से वर्केशन कर सकते हो। मैं जिस प्रॉपर्टी में रुका हूँ उसका नाम है लवली हाउस और इसका रेंट जो है सिर्फ 800 रुपया पर नाइट है। यहाँ पे आपको किचन भी मिलता है विद यूटेंसिल्स, जहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से जो है कुछ हल्का फुल्का कुकिंग कर सकते हो। वैसे प्रॉपर्टी जो है अच्छा है, स्पेसियस है, रूम भी छोटा नहीं है, मीडियम साइज़ है और ओपन एरिया है। यहाँ पर बैठने के लिए बाहर में स्पेस है बना हुआ, जहाँ पर कि आप बैठ के अपना काम कर सकते हो। आप किचन में चाहो तो अपना खाना या कॉफ़ी बना सकते हो। ये सिटी सेंटर में ही लोकेटेड है, दालात लेक के बहुत ही पास। ये देखो होटल के रूम का सीन है। ये बेड है। बेड जो है नॉर्मल सा है बट अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर 2 चेयर भी है, टेबल है, फ़ैन है और पंखा नहीं है यहाँ पर भी। पिछला रिजॉर्ट में आपने देखा होगा कि उसमें हीटर था और पंखा भी था। यहाँ पर क्योंकि वेदर जो है अच्छा होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको एसी का। ये वार्डरोब ओपन वार्डरोब है, नीचे यहाँ पर स्लीपर है और जो बेसिक चीज़ें होती है यूज़ करने के लिए वो सारा कुछ है, इंक्लूडिंग हेयर ड्रायर और टीवी है। ये टॉयलेट है, टॉयलेट नीट एंड क्लीन है और ये शावर रूम है। एक चीज़ मैंने यहाँ देखा है दालात में कि एक्चुअली वियतनाम में मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है आपको होटल में ब्रश डेफिनेटली मिलेगा और स्लीपर आपको डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि मैं अपना स्लीपर लेकर आया था, लेकिन अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना वज़न बचाना चाहते हो तो बैग का। तो चलिए ओवरऑल रूम का सीन था। देखो अभी मैं नूडल बना रहा हूँ यहाँ पर इनके पास किचन है, किचन में यूटेंसिल्स भी है और इनके पास ड्रिंकिंग वाटर है। आपको हॉट और कोल्ड वाटर मिल जाएगा। अगर आप पानी नहीं खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ से भरकर यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है जहाँ पर कि आप लॉन्ग टर्म में रुकना चाहो तो रुक सकते हो। इनका ज़्यादा रेंट भी नहीं है और सारी फैसिलिटीज़ है। काम करने के लिए बाहर स्पेस तो हैं ही, जो कि मैंने आपको दिखाया, और ये सिटी सेंटर में ही अवेलेबल है। तो वियतनाम में मैं नूडल में ही सर्वाइव कर रहा हूँ। दालात के बाद मैंने दानांग में भी 1 वीक वर्केशन की थी और दानांग जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा सिटी है जो कि बीच साइड बसा हुआ है सेंट्रल वियतनाम के। तो उसका प्रॉपर्टी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ये मेरा होटल है जहाँ मैं रुका था पिछले 2 दिन से। ये देखो ये एक अपार्टमेंट होटल है, अच्छा खासा स्पेस है। वहाँ भी सामान रखने के लिए जगह बना हुआ है, बेड काफ़ी अच्छा है, आसपास स्पेस है वहाँ पर। और इधर छोटा सा बालकनी है जो कि उतना काम का तो नहीं है क्योंकि व्यू तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हवा खाने के लिए अच्छा है। इधर भी स्पेस बना हुआ है, टीवी है और यहाँ पर बैठ के मैं काम कर रहा था। यहाँ पर खाना पीना भी आप खा सकते हो। इनका किचन सेट भी है, कुछ बनाना है अगर आपको नूडल वूडल हो तो आप बना सकते हो। इधर इनका ये बाथरूम है।
तो प्रॉपर्टी जो है काफ़ी सस्ती है वियतनाम में। जो है आपको अपार्टमेंट इस टाइप का जो है 600-700 रुपये से स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि आप लॉन्ग टर्म में रुक सकते हो और जो है आप काम करने के साथ साथ घूम भी सकते हो। इसका भी है 600 रुपया मात्र प्राइस है। यहाँ पे देखो आप लॉन्ड्री भी कर सकते हो। 18,000 पर केजी है, मतलब लगभग 60 रुपये पर केजी के हिसाब से हुआ, जो कि सस्ता ही कहो एक तरह से। ये तो होगी रहने की बात। अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ जो कि वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेटवर्क यहाँ ठीक रहता है। खास करके मोबाइल नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लगभग 500 रुपये में आपको लगभग 50 GB और थोड़ा और ऐड करो तो 100 GB तक आपको डेटा मिल जाएगा 1 मंथ के लिए। और स्पीड अच्छी रहती है यहाँ पर, चाहे आप बाहर भी काम करो तो, या आप सिटी से थोड़ा बाहर भी जाओ तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। होटल में तो डेफिनेटली आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। होटल के वाईफाई की जहाँ तक बात है, तो मैंने जितना भी 2-3 होटल में रहा तो वाईफाई मुझे थोड़ा वीक लगा। नॉर्मल मीटिंग अटेंड करने के लिए तो सही था, काम करने के लिए भी सही था, लेकिन कभी कभी बफरिंग होती थी। तो इसलिए मोबाइल नेटवर्क रखना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। पावर बैकअप की बात करूँ तो मुझे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। हालांकि मैं 2 वीक वियतनाम में रुका था, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इशू नहीं हुआ कोई भी शहर में, तो इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खाने की, क्योंकि फूड के बिना कहीं भी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो वियतनाम में जो है फूड का थोड़ा प्रॉब्लम है, और वेजिटेरियन के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है सर्वाइव करना, कि इंडियंस को जो है वियतनामीज़ फूड पसंद नहीं आती है। और वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कम हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, और अगर हैं भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक टाइम का खाना आपको 700 से 800 रुपया पड़ सकता है। और वियतनामीज़ फूड उतना टेस्टी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के सॉसेज में जो है ज़्यादातर फ़िश फ्लेवर आपको आता है और ज़्यादातर सी फूड से रिलेटेड फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। लेकिन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस का ऑप्शन अवेलेबल है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो KFC जिंदाबाद। KFC में आप कहीं भी जाओ साउथ ईस्ट एशिया में तो आपको फ्राइड चिकन के साथ राइस मिल जाती है, तो वो मेरे लिए सर्वाइवल था। मैं दिन में 1 दिन KFC ज़रूर ट्राई करता था। उसके अलावा स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वहाँ पर, जो वहाँ के आपको वियतनामी सैंडविच, बान मी या फिर वियतनामी पिज़्ज़ा आपको मिल जाएगा, जो कि सस्ता होता है। तो आप इस तरह से सर्वाइव कर सकते हो, और आप घर में भी अपना नूडल लाकर बना सकते हो। घर में कहने का मतलब हुआ कि होटल में या अपार्टमेंट आप जिससे घर हो तो उससे आप पैसे बचा सकते हो, प्लस आप वेरिएशन ला सकते हो अपने खाने में। खाने का जो है पर डे आपको लगभग मैं कह सकता हूँ 400 से 500 रुपया रख लो। सो अब ओवरऑल बजट की भी बात कर लेते हैं कि वियतनाम में कितना खर्च आ सकता है रहने पे पर वीक। तो ये तो थोड़ा बहुत डिपेंड्स ऑन सिटी है, लेकिन ऑन एवरेज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपार्टमेंट होटल में रहते हो तो 600 से 700 रुपया पर नाइट जो है यहाँ रहने का खर्चा है, और 400 से 500 रुपया खाने का। तो आप देख लो मोटा मोटी 1100 से 1200 रुपया आपको जो है पर डे का यहाँ पर खर्चा है एक आदमी का। और अगर किसी पार्टनर के साथ रहते हो तो और 300 रुपया कम कर दो कम से कम, मतलब 1000 रुपये के अंदर भी आपको हो जाएगा। तो 7 दिन के लिए मैं कहता हूँ आपको अकेले अगर आना है तो लगभग 750 से 8000 रुपया जो आपको रहने का और खाने का सिर्फ पड़ेगा। इसके अलावा आपको अदर एक्सपेंसेस होंगे, जैसे मोबाइल सिम कार्ड, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ गाड़ियाँ, लोकल साइट सीइंग, और आप जितना भी जगह ट्रैवल करोगे उसका अलग खर्चा, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए फ़्लाइट का, बस का या ट्रेन का। बट वहाँ रह कर सिर्फ काम करने के लिए, जैसे अपने आप घर में रहते हो, आपको लगभग 8000 रुपया जो है पर वीक हो जाएगा। और अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे कंट्री से, जैसे कि इंडोनेशिया में मैंने बाली में किया था, या थाईलैंड से या नेपाल से, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया से मुझे यहाँ पर कम खर्च लगा, और नेपाल के बराबर मैं कह सकता हूँ। तो इन सब में कह सकता हूँ कि मैं वियतनाम जो है सबसे अच्छा है, सबसे डाइवर्स कंट्री भी है, बहुत मल्टीपल जगह है रहने के लिए, मल्टीपल चीज़ें करने के लिए है, और वर्केशन करने के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है। वेदर की भी बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वेदर जो है नॉर्थ टू साउथ वेरी करता है, लेकिन वेदर जो है थोड़ी गर्म होती है, थोड़ा ह्यूमिड होता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस, बट स्टिल जो है टॉलरेबल होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि वियतनाम एक अच्छा कंट्री है वर्केशन करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप वियतनाम घूमने की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो थोड़ा लॉन्ग टर्म रुको, ताकि ज़्यादा जगहों पर घूम सको और आपका काम भी जो है डिस्टर्ब ना हो, आपको लीव नहीं लेना पड़े उतना, आप दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हो। तो गाइज अगर आप ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो और भी टॉपिक के बारे में, कहाँ कहाँ मैं घूमा था, तो आप मेरे वियतनाम सीरीज में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।